डॉक्टर ए के ओझा क्लास में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज बनाई जा रही है क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट। इसमें सबसे पहले हिस्ट्री को ही चूज किया गया है और हिस्ट्री में क्लास 6 का सीरीज बन रहा है। क्लास 6 का आज चैप्टर 8 बन रहा है और उसका आज लास्ट पार्ट बन रहा है जो कि 10th पार्ट है। छोटे छोटे पार्ट बनाए जा रहे हैं। सभी का प्लेलिस्ट बनाकर एक लिंक के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो सबको पढ़िए। और देखिए हमने यहाँ पर लिख भी दिया हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 8 पार्ट 10। और अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो उसका पेज संख्या आपको 84 आप ओपन कर लीजिए। देखिए मेरे पास एनसीईआरटी किताब है और हम पेज संख्या 84 ओपन कर रहे हैं आपके सामने ही। अब देखिए आज का जो ये सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एनसीईआरटी की हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है लेकिन आज तो उसमें विशेष इंपॉर्टेंट है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रेशम मार्ग और कुषाण। देखिए हमने लिखा हूं रेशम मार्ग और कुषाण। मतलब रेशम मार्ग का मतलब ये सिल्क रूट है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सिल्क रूट। देखिए मैं लिख देता हूं सिल्क रूट और मैं बताऊंगा कि ये क्या चीज है और इसकी इतनी अहमियत क्यों है और कुषाणों से इसका क्या संबंध है। तो यही है सिल्क रूट, ठीक है। तो ये सिल्क रूट है और इसको लिख लीजिए। यहां मैं लिख देता हूं सिल्क रूट, इसी को हम बोलते हैं सिल्क रूट। तो इसको जानिए, मैं बताऊंगा कि सिल्क रूट क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या ऐतिहासिक व्यापारिक और सांस्कृतिक महत्व है, सब पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके जो बुक में जो लिखा है उसको मैं पढ़ देता हूं और उसके बाद इसमें कुछ मैं हम आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। सब देखिए यहाँ पर लिखा है रेशम मार्ग और कुषाण। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। तो ये बता रहा है कि जो शासक होते थे, ये जो रेशम मार्ग है, रेशम मार्ग या सिल्क रूट, इस पर वो अपना नियंत्रण करना चाहते थे, इस पर वो अपना अधिकार जमाना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि इस मार्ग से व्यापारी गुजरते थे और उन व्यापारियों से वह कर या शुल्क, टैक्स या शुल्क जो है और तोहफा आप उससे लेते थे या ट्रिब्यूट लेते थे। तो टैक्सेस के लिए या ट्रिब्यूट के लिए जो शासक हैं वो सिल्क रूट पर या रेशम मार्ग पर अपना कंट्रोल चाहते थे। तो ये एक बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो शासक है वो कंट्रोल चाहते थे। रूलर्स जो हैं, शासक क्या लेते थे? कंट्रोल करते थे और यहाँ से वो लोग कर, शुल्क, तोहफा, नोट कर लीजिए, तोहफे प्राप्त करते थे, ठीक है ना। तो शासक इस पर कंट्रोल करना चाहते थे कर के लिए, शुल्क के लिए, तोहफे के लिए, यानी टैक्सेस और ट्रिब्यूट के लिए वो इस पर कंट्रोल करना चाहते थे। साथ ही साथ देखिए, और इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। अब भाई देखिए, ताली तो दोनों हाथ से बजेगी ना। तो अगर व्यापारी शासकों को टैक्सेस देंगे, ट्रिब्यूट देंगे, यानी कर और शुल्क और तोहफे देंगे, तो उसके बदले में व्यापारियों को क्या लाभ मिलेगा? तो व्यापारियों को लाभ ये था कि शासक उनको जो रास्ते में चलते थे उनके राज्य से, तो शासक इस बात की गारंटी लेते थे कि कोई भी व्यापारी आपको लूटेगा, कोई भी लुटेरे आपको लूटेगा नहीं, क्योंकि रास्ते में राहजनी भी होती थी, लुटेरे डाकू भी रहते थे और वो क्या करते थे कि व्यापारियों से लूट लेते थे। तो वो व्यापारियों को सुरक्षा देते थे। बात बिल्कुल समझ में आ रही है ना कि शासक रेशम मार्ग पर चलने वाले व्यापारियों को सुरक्षा देते थे। मतलब जिस शासक के एरिया से वो व्यापारी गुजर रहे थे, क्योंकि रेशम मार्ग का बहुत एक व्यापक मार्ग है, मैं अभी आपको आगे इसको समझाऊंगा। तो इस पर जहां जिस शासक का नियंत्रण होता था वो उनको सुरक्षा देते थे और उस सुरक्षा के बदले में उनसे टैक्सेस लेते थे, कर लेते थे, शुल्क लेते थे और तोहफा लेते थे। तो बिल्कुल आपको यह आराम से समझ में आ गया। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। तो इसीलिए कुषाण की चर्चा है कि कुषाण जो है, कुषाण का जो सबसे प्रमुख शासक हुआ कनिष्क हुआ,
भारत में, ऐसे कडफिसस है, कुजुल खटफिसस भी, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो कुषाण शासक इसमें काफी समय तक सिल्क रूट पर वो अपना अधिकार जमाए रहे और प्रसिद्ध शासक थे नियंत्रण करने वाले में। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। तो बता दिया गया कि ये जो कुषाण थे ये 2000 साल पहले, 2000 साल पहले इनका शासन हुआ करता था मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर। इनका शासन कहाँ था? देखिए, मध्य एशिया, मध्य सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया एवं पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर का मतलब क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन हुआ करता था कुषाण का। और सिल्क रूट या रेशम मार्ग इसी इन जगहों से होकर गुजरता था। तो ये लोग इस पर नियंत्रण रखे हुए थे, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे और उस सुरक्षा के बदले में उनसे टैक्स और ट्रिब्यूट लेते थे, उनसे यानी कर, शुल्क और तोहफा प्राप्त करते थे। साथ ही साथ देखिए, और ये जो शासक होते थे इनकी जो प्रमुख जो शक्ति के केंद्र थे वो पेशावर और मथुरा थे। देखिए, ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, लेकिन जो किताब में लिखा तो बता देता हूं। पेशावर इनकी राजधानी थी, पेशावर और मथुरा, दो जगहों से ये शासन करते थे, ठीक है ना। तो पेशावर और मथुरा इनके शक्ति का केंद्र थे। यहाँ पर शक्ति केंद्र में लिख दीजिए, और शक्ति केंद्र, और साथ ही साथ तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था, और साथ ही साथ प्लस तक्षशिला, प्लस तक्षशिला, और इन सभी जगहों से ये रेशम मार्ग गुजरता था। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया कि तक्षशिला भी इनके शासन का एक हिस्सा था, और तक्षशिला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो है वो तक्षशिला में ही बनी थी। तो प्लस तक्षशिला। अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है ना कि रेशम मार्ग और कुषाण, क्योंकि रेशम मार्ग पर और भी कई शासक थे, अपना नियंत्रण रखते थे, और वो लोग व्यापारियों को, इससे गुजरने वाले व्यापारियों को सुरक्षा देते थे, तो उसके बदले में टैक्स और ट्रिब्यूट लेते थे। काफी समय तक कुषाण शासक रेशम मार्ग पर इनका नियंत्रण रहा, और हालांकि इन रेशम मार्ग इनका जो अधिकार क्षेत्र था इससे भी ज्यादा दूरी में रेशम मार्ग फैला हुआ था, तो वहां उन शासकों का नियंत्रण था। और कुषाणों का भारत में 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था, और पेशावर, मथुरा इनके शक्ति के दो प्रमुख केंद्र थे, और साथ ही साथ तक्षशिला भी इनके शासन का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु के मुहाने के पतन तक जाती थी। इनके शासन काल में ही जो सिल्क रूट है, रेशम मार्ग, इसकी एक शाखा जो है वह मध्य एशिया से, ठीक है, वह मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने तक जाती थी। तो मध्य एशिया से और सिंधु नदी के मुहाने तक जाती थी। मध्य एशिया से एक शाखा, सभी नहीं, एक शाखा, वन ब्रांच, एक शाखा के बारे में चर्चा कर रहा है कि मध्य एशिया से सिंधु मुहाने तक, मध्य एशिया से सिंधु मुहाने तक, सिंधु मुहाने तक। और मैं आगे बताऊंगा कि ये कहाँ से जाता है, सिंधु मुहाने तक जाती थी। तो ये आपको समझा रहा है किताब में। और फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोम साम्राज्य तक पहुंचा था। तो कुषाणों के शासन काल में ही रेशम मार्ग की एक शाखा जो है वो मध्य एशिया से सिंधु के मुहाने तक जाती थी। और साथ ही साथ बता रहा है कि यहाँ से फिर जहाजों द्वारा जो रेशम है, ठीक है ना, रेशम, वह जहाजों से कहाँ तक पहुंचता था, और फिर जहाजों से रेशम जो है वो रोमन तक पहुंचता था, रेशम जो है रोमन तक पहुंचता था। क्योंकि इस मार्ग से रेशम का व्यापार होता था। हालांकि रेशम का साथ साथ अन्य व्यापार भी होते थे, मैं भी इसके आगे बताऊंगा, लेकिन रेशम का व्यापार होता था, यानी रेशम को अंग्रेजी में सिल्क कहते हैं, इसीलिए इसको सिल्क रूट या रेशम मार्ग कहते हैं। तो बिल्कुल समझ में आ रहा है ना कि कुषाणों के समय में एक शाखा मध्य एशिया से सिंधु के मुहाने तक जाने लगी, और वहां से जहाज पर लादकर रेशम रोम तक पहुंचाया जाता था। तो ये यहाँ पर किताब में कहा गया है। कुछ अन्य बातें भी हैं जो आपके बारे में
सिल्क रूट के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि परीक्षा में ये बहुत पूछा जाता है और आप इसको समझ जाइए। तो आपको समझ में आ गया ना कि रेशम मार्ग जो है एक तरीके से ये व्यापारिक मार्ग है और ये आज का मार्ग नहीं है, बहुत पुराना मार्ग है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि रेशम मार्ग तो आपको समझ में आ गया, रेशम मार्ग का सिल्क रूट जो है वो प्राचीन काल और मध्यकाल में एक व्यापार मार्ग था जो एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता था। तो रेशम मार्ग जो है क्या करता था, वह देखिए एशिया को यूरोप प्लस अफ्रीका से जोड़ता था, अफ्रीका से जोड़ता था। तो एक ये पॉइंट आपने नोट कर लीजिए कि ये जो रेशम मार्ग या सिल्क रूट है वह एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता था। देखिए ये मैप है और मैप में देख रहे हैं, देखिए ये एशिया है और एशिया से यह देखिए ये यूरोप है और ये अफ्रीका है, तो यहाँ से उसको जोड़ता था। साथ ही साथ ये भी आप जान जाइए कि ये जो रेशम मार्ग है यह देख लीजिए कि कहाँ से जाता था। तो देखिए यह चीन एशिया में है ना, चीन है, भारत, उसके बाद फारस पर्सिया है, आज का ईरान, फारस यानी पर्सिया आज का ईरान, याद कर लीजिए। तो ये फारस, इसके बाद अरब, ग्रीस वही यूनान है, तो ग्रीस को यूनान आज हम कहते हैं और हिंदी में यूनान कहते हैं, और इटली से होकर गुजरता था एवं इटली से गुजरता था। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना कि ये जो सिल्क रूट है वह चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस एवं इटली से गुजरता था। देखिए यहाँ पर देख लीजिए कि यही देखिए यह चीन है, देखिए ये चाइना हो गया, चीन हो गया, देखिए चीन है, चीन हुआ, देखिए चीन है, भारत, देखिए ये अरब है और अरब के बाद देख लीजिए ये बगल में, ये अफ्रीका में भी जुट जाता था, अरब बगल में ही है। और साथ ही साथ देखिए कि यहाँ पर देखिए, यह देखिए यहाँ पर आपको ये ग्रीस है और ग्रीस के साथ साथ इटली है, देखिए यहाँ से चलता था, ऐसा ही आ रहा है रास्ता, समझ रहे हैं ये। तो ये जोड़ता था, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। और आप इसको समझना चाह रहे हैं तो यह यूरोप के अटलांटिक समुद्र तट को एशिया के प्रशांत तट से जोड़ता था। एक भी लाइन समझ लीजिए कि यह यूरोप के अटलांटिक समुद्र तट को एशिया में स्पेशली चीन लिख लीजिए, एशिया, और मैं ब्रैकेट में चीन लिख देता हूं, चीन एशिया के प्रशांत तट को जोड़ता था, प्रशांत तट को जोड़ता था। तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि सिल्क रूट कहां से कहां तक जाता था। तो सिल्क रूट पहले तो एशिया को यूरोप एवं अफ्रीका से जोड़ता था, और इसको मोटे समझिए कि यह चीन, भारत, फारस यानी पर्सिया है जिसे आज का ईरान कहते हैं, अरब, ग्रीस यानी यूनान और इटली से गुजरता था। और इसको सब दूसरों शब्द में समझिए कि यूरोप के अटलांटिक समुद्र तट को एशिया के प्रशांत तट से जोड़ता था। तो बस सिंपल सी बात है। अच्छा, ये कब से कब प्रचलन में था? तो देखिए यह जो मार्ग है, लिखिए कि रेशम मार्ग जो है, यह मार्ग मतलब हम रेशम के बारे में कर रहे हैं, जो सिल्क रूट है यह मार्ग देख लीजिए कि दूसरी शताब्दी, देखिए ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, मानी सेकेंड सेंचुरी बीसी है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व यानी बीसी, समझ रहे हैं ना, ईसा पूर्व से लेकर से 14वीं ईस्वी
माने एडी तक यह मार्ग था। तो यह मार्ग का जो समय है वो 2nd सेंचुरी BC टू 14 सेंचुरी एडी तक यह मार्ग प्रचलन में रहा। तो इतना बात आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाना चाहिए, इसे आप नोट कर लीजिए। तो कुछ और चीज इसमें आपको मैं बात बताऊंगा। ये तो मैं मार्ग के बारे में आपको चर्चा किया कि सिल्क रूट एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता था, या दूसरे शब्दों में सिल्क रूट चीन, भारत, फारस यानी ईरान, अरब, ग्रीस यानी यूनान एवं इटली से होकर गुजरता था, और दूसरे शब्दों में यूरोप के अटलांटिक समुद्र तट को एशिया यानी चीन के प्रशांत तट से यह जोड़ता था। यह मार्ग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 14वीं ईस्वी तक प्रचलन में रहा। तो इसीलिए मैं बोला हूं कि यह प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक यह प्रचलन में रहता है। और इतना इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बात बताता हूं कि इस रूट का क्या महत्व हुआ और क्या प्रभाव पड़ा भारत पर और विश्व पर। तो ये जानना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट सिल्क रूट है, और इससे जो भी क्वेश्चन आएगा इतना पढ़ने के बाद आपको याद में आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट बात आपको मैं समझा रहा हूं कि यह जो मार्ग हुआ सिल्क रूट, इस मार्ग से देखिए यहाँ पर देखिए, इस मार्ग माने सिल्क रूट से, देखिए सिल्क रूट से क्या क्या होता था, रेशम व्यापार किसका होता था। तो देखिए यह इस मार्ग से रेशम, चाय, चीनी मिट्टी, चीनी नहीं, शुगर नहीं, चीनी मिट्टी, चीनी चाइनीज जो क्ले होता है, तो चीनी मिट्टी, साथ ही साथ देख लीजिए तो चीनी मिट्टी के बर्तन लिख लीजिए, चीनी मिट्टी के बर्तन, और इसी के साथ साथ मसाले, काली मिर्च भी मसाला में ही है, लेकिन काली मिर्च को अलग से लिख लीजिए, काली मिर्च इस मार्ग से व्यापार में जाता था। इसके बाद देखिए हाथी दांत इंग्लिश में इसको आइवरी कहते हैं, IVORY, तो हाथी दांत मैं लिख देता हूं आइवरी, ठीक है, हाथी दांत। इसी के साथ साथ देख लीजिए कि कीमती पत्थर, कपड़े क्लॉथ्स, ठीक है ना, और देखिए शराब, कालीन, ये सब चीज इस मार्ग से व्यापार हुआ करता था, कालीन, ठीक है। और इसके साथ देखिए सोना, चांदी, गहने माने ऑर्नामेंट्स, शीशे की वस्तुएं, ठीक है ना, इन माध्यमों से ये व्यापार होते थे। तो सिल्क रूट से क्या क्या व्यापार होता था, तो रेशम का व्यापार होता था, चाय, टी, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले स्पाइसेस, काली मिर्च जो ब्लैक पेपर है, हाथी दांत आइवरी, कीमती पत्थर कॉस्टली जो ये पत्थर हैं, इसके बाद देखिए कपड़े, शराब, कालीन, सोना, चांदी और गहने ऑर्नामेंट्स, शीशे की वस्तुएं आदि, ठीक है ना, आदि लिख लीजिए, आदि, ठीक है ना, यहाँ पर व्यापार में यूज किए जाते थे। साथ ही साथ एक और जान जाइए कि यह जो मार्ग है, यह इस मार्ग के कारण जो नॉलेज माने ज्ञान, धर्म रिलीजन, संस्कृति कल्चर, भाषाएं लैंग्वेजेस, और दर्शन फिलोसफी या थॉट्स विचारधाराएं, ये एक देश से दूसरे देश में फैली, क्योंकि रेशम मार्ग ये कई देशों से होकर गुजरता था, मैं समझा दिया। तो इस मार्ग के कारण ज्ञान भी एक देश से दूसरे देश में गया, एक देश से दूसरे देश में वहां की विचारधाराएं या दर्शन भी गई, एक देश से दूसरे देश में वहां के धर्म और संस्कृति भी गया और लोगों को जानकारी हुई, साथ ही साथ बीमारियां भी फैली। तो इससे क्या हुआ, ये भी आप एक नोट कर लीजिए कि इससे क्या हुआ कि एक देश से दूसरे देश में, एक देश से दूसरे देश में क्या क्या गया भाई, तो
पहले ज्ञान, नॉलेज, ठीक है। इसी के साथ साथ धर्म, रिलीजन, संस्कृति, संस्कृति, इसके बाद दर्शन, दर्शन या इसी को ऐसे करके थॉट्स लिख दीजिए, विचारधाराएं, विचारधाराएं, लोग एक दूसरे के विचारधाराओं से वाकिफ हुए, तो विचारधाराएं। और इसी के साथ साथ ये तो गई गई, एवं बीमारियां, ये सब तो अच्छी चीज है, साथ ही साथ बीमारियां, एक दूसरे की बीमारियां भी दूसरे जगह पहुंच गई, जो बीमारियां छुआछूत से पहुंचती हैं, संक्रमणित जो बीमारियां हैं, ये बीमारियां एक देश से दूसरे देश में गई हैं। तो इसका एक ही भी बात हुआ कि इस रेशम मार्ग के थ्रू एक देश से दूसरे देश में ज्ञान का प्रवाह हुआ, धर्म का प्रवाह हुआ, संस्कृति एक देश से दूसरे देश में गई और वहां के लोग उससे वाकिफ हुए, जाने, दर्शन और विचारधाराओं से भी लोग, एक देश के लोग दूसरे देश के दर्शन और विचारधाराओं से परिचित हुए, साथ ही साथ एक देश के लोग दूसरे देश के बीमारियों के चपेट में भी आ गए, तो बीमारियां भी गई। और इसका लास्ट पॉइंट आप ये नोट कर लीजिए कि देखिए जो यूनेस्को है ना, यूनेस्को, ठीक है ना, इस रेशम मार्ग के कुछ भाग को, रेशम मार्ग के कुछ भाग को विश्व धरोहर में शामिल, रेशम मार्ग के कुछ भाग को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया, विश्व धरोहर में शामिल किया। तो एक ये बात आप नोट कर लीजिए कि लास्ट पॉइंट यही है कि इतना इंपॉर्टेंट ये रेशम मार्ग है, प्राचीन है, क्योंकि 2nd सेंचुरी इस BC से लेकर और 14th सेंचुरी AD तक ये मार्ग उपयोग में रहा। इसलिए इसके महत्व को देखते हुए और इसके तमाम पहलू पर विचार करते हुए जो यूनेस्को है वह रेशम मार्ग के कुछ भाग को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अभी तक आप डॉक्टर AK ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इससे लाभान्वित हो। आप इसे लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए और फिर इसे नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।